वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9.3। ये 9.3 चैप्टर 9 यूनिट का है जो बिजनेस की आपकी बी पार्ट है। इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और चैप्टर का नाम है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी कि कोई भी व्यवसाय होता है उसको प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? 2 टाइप्स की कैपिटल। फर्स्ट होती है वर्किंग कैपिटल और सेकंड आप कह सकते हो फिक्स कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जो है कार्य यानी कि चालू संपत्तियों को परचेज करने के लिए और आपके व्यवसाय को चलाने के लिए जो दैनिक व्यय होते हैं उनको पूरा करने के लिए। और दूसरी ओर जो फिक्स कैपिटल होती है उसकी आवश्यकता स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए होती है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि किसी भी बिजनेस के लिए 2 प्रकार की कैपिटल की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो इस चैप्टर के अंदर यानी कि 9.3 के अंदर हम फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है और इन दोनों कैपिटल्स को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम फिक्स कैपिटल के बारे में ही स्टडी करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि जो हमारी फिक्स कैपिटल है इस फिक्स कैपिटल को हमें जब रिक्वायरमेंट होती है और जब हम लेते हैं और जब इसका यूज़ करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इस कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है कैपिटल बस्टिंग, यानी कि कैपिटल बस्टिंग होता क्या है? जो फिक्स कैपिटल के बारे में जो भी डिसीजन लिया जाता है फिक्स कैपिटल को जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट किस में करते हैं? फिक्स एसेट्स के अंदर। तो फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन लिया जाता है उसको कहा जाता है बस्टिंग कैपिटल बस्टिंग। तो हम ये 3 टॉपिक हैं, इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि स्थायी पूंजी का अर्थ क्या है। देखो, स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से होता है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्ति का क्रय या क्रय करने के लिए किया जाता है। यानी कि स्थायी संपत्ति को सीधा सा आप कह सकते हो कि स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में मुख्य कौन कौन सी आती है? स्थायी संपत्तियों में मेन जो हमारी एसेट्स होती हैं वो होती है बिल्डिंग, जो हमारी लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी, फर्नीचर, इनको इंक्लूड किया जाता है। ये ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको बिजनेस में लंबे टाइम तक रन किया जाता है। इन संपत्तियों को क्रय करने का उद्देश्य होता है लंबे समय तक इनका यूज़ करना और दूसरा इनसे आय अर्जित करना। जब आप लंबे समय तक अर्जित करोगे तो सीधा सा इनकम तो अर्न होगी। इन्हें शीघ्रता से या हम कहते हैं इनको रीसेल के लिए जो है परचेज नहीं किया जाता। स्थायी संपत्ति का अर्थ समझने के बाद अब स्थायी पूंजी प्रबंध का अर्थ समझना जरूरी है। देखो, स्थायी संपत्ति का मीनिंग आपको पता चल गया। अस्थायी संपत्ति को हमें परचेज करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्थायी पूंजी का प्रबंध करना पड़ेगा। स्थायी पूंजी का प्रबंध क्या होता है? स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट, इसका अभिप्राय है कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता का ठीक अनुमान लगाने से है। यह अनुमान स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अब देखो, आपके अपने बिजनेस के अंदर फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा? आपकी फिक्स एसेट्स पे करेगा। तो पहले तो आप अपने बिजनेस की जो फिक्स एसेट्स है उसकी रिक्वायरमेंट देखोगे, फिर उस एसेट्स के अकॉर्डिंग ही आप फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगा सकते हो। अर्थात पहले स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और फिर स्थायी पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। अब आता है प्राप्त स्थायी संपत्तियों पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। अतः कुशल स्थायी पूंजी प्रबंध के लिए जरूरी है कि स्थायी संपत्तियों का ठीक अनुमान लगाया जाए और उन्हें क्रय करने के लिए पर्याप्त स्थायी पूंजी का निर्धारण भी किया जाए।
देखो कुशल जो है फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट उसी को कहा जाएगा कि आप अपने बिजनेस में जो जेन्युइन फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है उसका अनुमान लगाया है, फिर उनको परचेज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जितनी एडिक्वेट अमाउंट में आपको फिक्स कैपिटल चाहिए थी उसकी आपने क्या किया, उसके अरेंजमेंट की है। तो फिक्स कैपिटल न तो आवश्यकता से ज़्यादा होनी चाहिए और न ही आवश्यकता से कम। अगर आवश्यकता से ज़्यादा होगी तो भी आपके बिजनेस के लिए ये फायदेमंद नहीं होगी और कम है तो भी नहीं होगी। अब आता है, जब हमने ये जान लिया कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स एसेट्स क्या होती है, फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, या आप कह सकते हो कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। स्थायी पूंजी की आवश्यकता दो घटकों से प्रभावित होती है, निम्न घटकों से प्रभावित होती है। सबसे पहला है व्यवसाय की प्रकृति। कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कैपिटल के नेचर देखे जाए तो। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति का मतलब होता है, देखो प्रकृति दो टाइप की होती है। एक आपका हो सकता है निर्माणी व्यवसाय, यानी कि जिसमें आप कुछ वस्तुओं का निर्माण कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग व्यापार कर रहे हो। दूसरे तरीके का व्यापार होता है आपका व्यापारिक व्यवसाय, यानी कि जिसको आप ट्रेडिंग बिजनेस कह सकते हो। निर्माणी संस्थाओं में, निर्माणी संस्थाएं यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिएगी, बड़ी बिल्डिंग या शेड चाहिएंगे। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अतः स्थायी पूंजी की आवश्यकता की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत अगर आप करते हो ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूशन होती है, जिसमें ट्रेडिंग जो संस्थाएं होती हैं या बिजनेस होते हैं वो होती है जिसमें तैयार माल को परचेज किया जाता है, रेडीमेड माल को परचेज करके आगे उसको रीसेल कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको फिक्स एसेट्स की बहुत बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इनमें फिक्स जो है कैपिटल उनकी कम रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण से अगर फिक्स एसेट्स की कम रिक्वायरमेंट होगी तो फिक्स कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तैयार माल को क्रय करके फिर विक्रय किया जाता है, तो कम आपको स्थायी पूंजी की जरूरत होगी। सेकंड पॉइंट हमारा आता है क्रियाओं का पैमाना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। फैलाव का मतलब है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अगर आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कम कैपिटल की जरूरत होगी। अगर नेशनल इंटरनेशनल तक आपका बिजनेस है तो आपकी जो व्यवसायिक क्रियाएं जितनी ज़्यादा वाइड एरिया में आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी, स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा, आपको उतनी ही ज़्यादा फिक्स एसेट्स की जरूरत होगी, क्योंकि जितना वाइड एरिया होगा, जितना स्केल ज़्यादा होगा, उतनी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और उसके लिए उतनी ही ज़्यादा आपको फिक्स एसेट्स जो है परचेज करनी होगी और उसके लिए उतनी ही ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। यदि किसी ऐसी निर्माणी संस्था को ले, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर है, मान लेते हैं एक लोकल एरिया तक, एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है, तो इसको कम स्थायी पूंजी की जरूरत होगी। इसके विपरीत जिस संस्था का व्यवसाय बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि आपको बताया है कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि ज़्यादा स्थायी पूंजी की जरूरत होगी। थर्ड है पद्धति का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक। जो मैन्युफैक्चरिंग संस्थाएं जो मॉडर्न टेक्निक को या जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनके द्वारा प्रोडक्शन करती है, तो जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं और ये जो मॉडर्न मशीन परचेज करती हैं वो कॉस्टली होती है, तो उस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा स्थायी पूंजी यानी ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसके विपरीत जिन संस्थाओं में उत्पादन मानवीय श्रम द्वारा यानी कि मैनुअल किया जाता है, हाथों से काम किया जाता है, तो वहाँ पर स्थायी पूंजी की जरूरत कम होती है। फोर्थ है तकनीकी नवीनता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी स्थायी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे जल्दी से बदलने की जरूरत होती है, यानी कि कोई ऐसा व्यवसाय आप कर रहे हो जिसमें
आप जिस टेक्निक को यूज़ कर रहे हो वो टेक्निक जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपग्रेड हो जाती है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ता है। आजकल कंप्यूटर टेक्निक में जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय कंप्यूटर पर आधारित है तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि मॉडर्न लेटेस्ट कंप्यूटर लाएंगे तो वो कॉस्टली होते हैं, तो सीधी सी बात है वो कंप्यूटर है वो क्या आपका एक फिक्स एसेट्स है, तो इस पर ज़्यादा जो है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। विकास संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। विकास की दृष्टि से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं ऐसे संगठन जिनके विकास की संभावना नहीं होती। देखो सीधी सी बात है, जिनके विकास की संभावना ही नहीं है तो उनके लिए तो व्यवसाय में ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा हम लेते हैं ऐसे संगठन जिनके विकास की संभावना अधिक होती है, तो जिनके ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, ऐसे संगठन में भविष्य में ज़्यादा जो है फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। इन संगठनों में पहले से ही वित्तीय स्रोतों का चयन कर लिया जाता है। जिन संगठन जो भी ये संस्था है, जो भी संगठन है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, तो ऐसे ऐसे संगठन जो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए उसके पहले से ही उसके सोर्स उनके चयन कर लेते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से इनको फाइनेंस प्रोवाइड हो जाए या अरेंज कर सके। डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। विविधीकरण का अर्थ है, ये देखो 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का वर्णन करें। तो विविधीकरण का अर्थ है एक के स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करने से। विविध यानी कि जहाँ एक उत्पाद का कर रहे हो उत्पादन, उसके बजाय आप 2 या 3 उत्पादों का वर्णन, भिन्न भिन्न उत्पादों का उत्पादन करने लग जाते हो, तो ऐसे व्यवसाय को कहते हैं कि इस व्यवसाय ने विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन की जो टेक्निक है उसको अपना रखा है। जो संगठन विविधीकरण को अपनाना चाहते हैं निश्चित रूप से उनमें अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक कपड़ा निर्माता कंपनी कागज निर्माण का व्यवसाय में प्रारंभ करे, पहले किस चीज़ का व्यापार है उसका, पहले वो क्या करता है कपड़ा बनाता है, ठीक है। अब वो कागज बनाने का काम और शुरू कर देता है, तो सीधी सी बात है उसको कागज बनाने के लिए एक अलग सेटअप चाहिएगा, तो उसके लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीन तीनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें तीनों में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है एक के बजाय 2 प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो उसमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। 7 है वित्त व्यवस्था विकल्प, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। प्राय स्थायी संपत्तियों में विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों जैसे समतांश पूंजी, पूर्वाधिकारंश पूंजी, ऋण पत्र, इनका यूज किया जाता है। यानी कि जब आपको स्थायी पूंजी चाहिए तो आप इन्हीं सोर्स से ही ये कैपिटल रेज करते हो। लेकिन आजकल एक और भी स्रोत है जो सामने उभर कर आ रहा है, उस स्रोत का नाम है पट्टेदारी, जिसको लीज कहते हैं, लीज पे ले लिया। यदि कोई कंपनी इस स्रोत का प्रयोग करती है तो वो स्थायी संपत्ति क्रय करने की बजाय क्या कर लेगी, लीज पर ले लेती है। लीज पर लेने का मतलब है जैसे कि आपको 10 ट्रक चाहिए तो आप किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके 1 साल के लिए 10 ट्रक किराए पर ले सकते हो, ठेके पे ले सकते हो। ठेके पर लेने का मतलब है कि आप उनका जो किराया है एज ए रॉयल्टी के तौर पे आप पे करते रहोगे और उन ट्रक को आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी आपको जो काम है उसके लिए आप यूज कर लोगे। ऐसी स्थिति में स्थायी पूंजी की आवश्यकता में कमी आती है, क्योंकि आपको ट्रक जब लीज पे मिल रहे हैं तो आप अपने पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करके नए ट्रक नहीं खरीदोगे। 8 नंबर पे आता है सहकायता का स्तर, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। सहकायता का अर्थ व्यवसाय संचालन में अन्य संगठनों की मदद प्राप्त करना है। मान लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से लेते हैं। यदि किसी एक बैंक को किसी अन्य बैंक का एटीएम उपलब्ध हो जाए तो इसे सहकायता कहेंगे। जैसे एक बैंक है SBI। अब आपको सभी को पता है कि SBI के एटीएम हर गांव कोने कोने में है, और एक दूसरा हम कोई बैंक लेते हैं, कोई भी जैसे HDFC बैंक ले लिया, तो क्या आपको हर एक गांव में HDFC का बैंक मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो HDFC और SBI ने क्या कर रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है। यानी कि अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आप SBI के ATM से पैसे ड्रॉ कर सकते हो।
अब देखो ये आपस में होगी एक दूसरे की मदद। अब इसको किसको क्या फायदा होता है, देखो इससे क्या क्या सुविधा होती है। इससे यह सुविधा उपलब्ध करवाने वाले बैंक, यह सुविधा उपलब्ध करवाने वाला बैंक कौन सा है, SBI, उसको किराए के रूप में इनकम होगी। और दूसरे सुविधा प्राप्त करने वाला बैंक कौन सा था, HDFC, उसको हर जगह पे नए ATM इस्टेब्लिश नहीं करने पड़ेंगे, तो उसको ज़्यादा विनियोग नहीं करना पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है कि सहकारिता से स्थायी पूंजी आवश्यकता में कमी आती है। अगला टॉपिक हमारा है कैपिटल बस्टिंग। मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बस्टिंग। तो ये देखो अभी हमने पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल के बारे में, फिक्स कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। अब आते हैं कैपिटल बस्टिंग होता क्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल बस्टिंग का अर्थ होता है स्थायी संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय लेने से। यानी कि अभी आपने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पढ़ी है, फिक्स कैपिटल क्या होती है। अब जब आप वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करने पे आते हो, इन्वेस्ट करने से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हो, तो उस डिसीजन को ही क्या कहा जाता है, कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। जिनसे लंबे समय तक आय प्राप्त होती है। लंबे, सीधी सी बात है, अगर फिक्स एसेट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिक्स एसेट बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए परचेज की जाती है, तो उससे लॉन्ग टर्म तक आपको इनकम होगी। जैसे एक विशेष वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए XYZ 3 मशीनें उपलब्ध है। आपके सामने 3 ऑप्शन है, एक X कंपनी की, Y कंपनी की, Z कंपनी की। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों मशीनों में से किस मशीन को परचेज किया जाए। 3 ऑप्शन आ गए आपके सामने, इन तीनों में से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस मशीन को परचेज करें। अब देखो, अब ये तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई एक मशीन ले लोगे, ऐसा नहीं। तीनों मशीनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। किससे? तीनों मशीनों की लागत देखोगे, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो देखोगे, इनकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी देखोगे और इनकी आय देखोगे, आयु देखोगे, सॉरी एज। तो अब ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को, तीनों मशीनों के ये चारों पॉइंट देखे जाएंगे, उनको कंपेयर किया जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सफल अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। यानी कि कोई एक मशीन जो ज़्यादा बेटर लगती है उसको परचेज कर लिया जाएगा। तो इस तरह के स्थायी संपत्ति संबंधी निर्णय को ही पूंजी बस्टिंग निर्णय कहते हैं और इन्हें पूंजीगत व्यय निर्णय भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल बस्टिंग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। देखो इसका इंपॉर्टेंस आपको इसके मीनिंग से ही आइडिया लग गया होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल बस्टिंग। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। विभिन्न वित्तीय निर्णय में स्थायी संपत्ति विनियोग निर्णय और पूंजीगत बस्टिंग निर्णय का विशेष महत्व है, इसलिए ये निर्णय लेते समय वित्तीय प्रबंधक को विशेष सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है उसको बहुत केयरफुली इन डिसीजन को लेना चाहिए। इन निर्णयों की अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण जो है वो है निम्नलिखित, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है दीर्घकालीन विकास एवं प्रभाव, यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। ये निर्णय दीर्घकालीन संपत्तियों से संबंधित होती है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं और ये संपत्तियां ही उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है और लॉन्ग टर्म तक एसेट्स हम यूज करते हैं वो ही हमारे प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, उन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन होता है। उत्पादित माल को बेचकर लाभ कमाया जाता है, उन एसेट से जो प्रोडक्शन होगा उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि जितने सफल ये निर्णय होंगे व्यवसाय कार्यकाल में उतना ही अधिक विकास करेगा। सीधी सी बात है, आप जितना अच्छा डिसीजन लोगे, जितनी अच्छी मशीन आप परचेज करोगे, उतनी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, कॉस्ट कम होगी, तो उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। और इसके अतिरिक्त यह निर्णय व्यवसाय की भविष्य की संभावनाओं को भी प्रभावित करती है कि अगर अच्छा निर्णय है तो आपका व्यवसाय भविष्य में ग्रो करेगा, अगर आपका निर्णय अच्छा नहीं है तो बिजनेस जो है डाउन जाने के चांसेस रहेंगे। भारी विनियोग से संबंधित, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। अस्थायी संपत्तियों से संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय पूंजी बस्टिंग के अंतर्गत आते हैं, तो इन संपत्तियों में यानी कि फिक्स एसेट्स में बहुत भारी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में फंड इन्वेस्ट हो जाता है
और यह निर्णय गलत हो जाए तो पूंजी, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ साधन है, ये नहीं है कि एक पेड़ के पत्ते हैं उनको तोड़ा फिर हम यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैपिटल जो है एक बहुत ही रेयर साधन माना जाता है, इसको कलेक्ट करना या इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए और जो फिक्स एसेट्स है उस पर बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा लग जाता है, तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझकर केयरफुली ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर एक बार निर्णय गलत हो गया है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फर्म को बहुत भारी हानि होने के चांसेस होती हैं। थर्ड है जोखिमपूर्ण, यानी कि रिस्क इन्वॉल्व्ड। पूंजी बजटिंग निर्णय अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं। रिस्क तो होता ही है, जैसे 2 पॉइंट से हमें पता चल गया है। इसके जोखिमपूर्ण होने के 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण है? पहला, ये निर्णय अवधि के लिए लिए जाते हैं, लंबी अवधि के लिए लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कई वर्षों के संभावित लाभों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि जो कि गलत हो सकता है। देखो, जो फिक्स एसेट्स होती है वो लॉन्ग टर्म तक यूज होती है, ठीक है। इसलिए इनमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो कि आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही हो। तो इनके बारे में जो डिसीजन लिया जाएगा वो कुछ पूर्व अनुमानों के बेस पे ही लिया जाएगा। पूर्व अनुमान गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, इसलिए ये जोखिमपूर्ण लगता है। दूसरा, इनमें भारी विनियोग होने के कारण एक बार लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। मान लेते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन थे, XYZ 3 मशीनें थी। हो सकता है आपने कोई ऐसी Z क्वालिटी की, जो लो क्वालिटी की मशीन है, वो परचेज कर ली है। तो एक बार परचेज करने के बाद उस मशीन को चेंज करना, यानी कि उसकी जगह नई मशीन खरीद कर लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। इस कारण से एक बार जो डिसीजन ले लिया जाता है फिक्स एसेट्स या कैपिटल बस्टिंग का, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर चेंज कर भी सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे या डूबने के चांसेस होगा या लॉस हो जाएगी कंपनी को। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय निर्णय, इरिवर्सिबल डिसीजन। इन निर्णयों की प्रकृति अति शीघ्र परिवर्तन करने की नहीं होती। जैसा कि पीछे के पॉइंट में हमने बताया कि ये ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉटन मिल लगाने के बाद उसे कुछ ही दिनों के उपरांत आप बदलने की सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपने एक कॉटन मिल लगाई थी और अब आपके दिमाग में कुछ 1 महीने के बाद या 1-2 साल के बाद आपको दिमाग में आया, नहीं, कॉटन मिल नहीं लगानी चाहिए, हमें आटा मिल लगानी चाहिए। तो अगर आप उसको सोचते हो, ऐसा बदलने की सोचते हो, तो आपको पता है कि जो कॉटन मिल की मशीनरी है, जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मटेरियल वगैरह आपके पास है, वो अब आधे रेट में जाएगा। यानी कि जो भी ये स्थायी संपत्तियां, इसकी पुरानी मशीनरी पुरानी कही जाएगी अब तो ये स्थायी संपत्तियों को बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। अगर कम कीमत पर बेचोगे तो व्यवसाय को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि हानि होगी। तो सीधी सी बात है, इन निर्णयों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कह सकती हैं कि जो स्थायी संपत्ति होती है, स्थायी संपत्तियों में एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, दूसरा ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और इसमें लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे निर्णय को कोई भी फाइनेंशियल जो मैनेजर है उसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर केयरफुली इन डिसीजन को लेना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, फिक्स कैपिटल या फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल बस्टिंग, इसके बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।